हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। दोस्तों, कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के बिल्कुल दक्षिण में बसा एक बेहद ही ब्यूटीफुल शहर है। इसे भारत का लास्ट पॉइंट भी कहा जाता है क्योंकि इसके आगे सिर्फ अनंत समंदर ही दिखाई देता है। कन्याकुमारी इंडिया के सबसे फेमस और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जहाँ इंडिया से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। ये वही जगह है जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का पवित्र संगम होता है। सदियों से ये शहर अपनी कला, संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है। दूर दूर तक फैला नीला समंदर, विशाल लहरें और खुले आसमान के बीच यहाँ का सनराइज और सनसेट व्यू सच में देखने लायक होता है। लोग खास तौर पर सुबह और शाम के इन गोल्डन मोमेंट्स को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। कन्याकुमारी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि नेचर, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इसी को आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो में हम सभी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप कन्याकुमारी कैसे जाएं, कन्याकुमारी में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी, कन्याकुमारी में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी, कन्याकुमारी में आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि कन्याकुमारी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कन्याकुमारी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आप कन्याकुमारी तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप कन्याकुमारी तक बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू कन्याकुमारी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कन्याकुमारी तक के लिए मदुरई, चेन्नई और त्रिवेंद्रम जैसे साउथ इंडिया के कई शहरों से डायरेक्ट बसेस की सुविधा मिल जाती है, जहां से डेली बेसिस पर बसेस चलती हैं। त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर की है और रामेश्वरम से लगभग 300 किलोमीटर की। या फिर आप दोस्तों साउथ इंडिया के किसी भी प्लेस से प्राइवेट टैक्सी के थ्रू भी कन्याकुमारी तक आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ तक आने के लिए रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है। आप इजीली अच्छे से सफ़र कर पाएंगे। और अगर आप ट्रेन के थ्रू कन्याकुमारी तक पहुँचना चाहते हैं तो कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन तक आप ट्रेन के थ्रू आ सकते हैं। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन भारत के कई बड़े शहरों से ट्रेन के थ्रू वेल कनेक्टेड है, जैसे कि आपको मुंबई, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम और रामेश्वरम से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा मिल जाती है। आप इजीली ट्रेन के थ्रू कन्याकुमारी तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप कन्याकुमारी तक फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी के सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, जो कि कन्याकुमारी से लगभग 68 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एयरपोर्ट भारत के कई बड़े शहरों से फ्लाइट के थ्रू वेल कनेक्टेड है। और त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से प्राइवेट टैक्सी या फिर बसेस के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू कन्याकुमारी तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आप कन्याकुमारी तक पहुँच जाएंगे तो अब बात कर देते हैं कि कन्याकुमारी में ठहरने की क्या व्यवस्था रहेगी और ये व्यवस्था आपको कैसे करनी होगी। दोस्तों, आपको कन्याकुमारी में ठहरने के लिए लॉजेस, होटल, सी फेसिंग होटल्स और रिजॉर्ट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के पास में ही मिल जाते हैं। एंड आपको लॉजेस 500 रुपये तक में मिल जाएंगे और बजटेड होटल आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में मिल जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप रिजॉर्ट में स्टे करना चाहते हैं तो आपको 2500 से 6000 रुपये तक में रिजॉर्ट्स में भी स्टे मिल जाता है। आप अपने बजट एंड सुविधा के हिसाब से इन होटल्स एंड लॉजेस में स्टे कर सकते हैं। और अगर कन्याकुमारी में खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो आपको कन्याकुमारी में नॉर्थ इंडियन फूड एंड साउथ इंडियन फूड दोनों तरह का फूड इजीली मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको एक नॉर्मल वेज थाली की कॉस्ट 150 रुपए से 200 रुपए तक की आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कहाँ पर और कैसे घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, आप कन्याकुमारी ट्रिप के लिए 1 नाइट एंड 2 डेज का ट्रिप प्लान करके आ सकते हैं। 2 दिन सफिशिएंट है यहाँ पर अच्छे से घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबसे पहले डे 1 में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के लिए जा सकते हैं, जहाँ के लिए हमें फेरी के थ्रू जाना होता है। दोस्तों, फेरी से जाने के लिए आपको त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित ये टिकट काउंटर देखने को मिलता है, जहाँ से आपको फेरी से जाने के लिए टिकट लेनी होती है। यहाँ पर आपको 2 तरह की टिकट देखने को मिलती है। एक नॉर्मल टिकट जो कि लाइन में लगकर लेनी होती है, जिसके प्राइस 100 रुपये पर पर्सन के रहते हैं। एंड अगर आप बिना लंबी लाइन में लगे टिकट लेना चाहते हैं तो आप स्पेशल टिकट भी ले सकते हैं, जिसके प्राइस 300 रुपये पर पर्सन के रहते हैं। ये दोनों ही टिकट 1 घंटे के लिए मान्य होती हैं। इसलिए दोस्तों, आप मेरे हिसाब से आफ्टरनून में आते हैं तो आपको यहाँ पर कम लाइन देखने को मिलती है, जिस वजह से आपको इजीली ये 100 रुपये पर पर्सन वाली टिकट भी मिल जाती है। एंड इसकी टाइमिंग कुछ इस तरह से रहती है। इस रॉक मेमोरियल पर पहुंचकर आपको सबसे पहले 30 रुपये पर पर्सन की टिकट लेनी होती है और फिर आप रॉक मेमोरियल के लिए जा सकते हैं।
दोस्तों, विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं बल्कि आस्था और आध्यात्म से जुड़ी एक बेहद ही खास जगह है। मान्यता है कि इसी पवित्र चट्टान पर देवी पार्वती ने कन्या रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है श्रीपाद मंडपम। यहाँ पर आप जरूर जा सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आज भी देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्ह मौजूद हैं, जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यही वजह है कि इस स्थान को विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। इस रॉक पर मुख्य रूप से 2 मंडप बने हुए हैं, श्रीपाद मंडपम और विवेकानंद मंडपम। विवेकानंद मंडपम वही स्थान है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार 3 दिन ध्यान लगाया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले ये वही जगह थी जहाँ उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य की स्पष्ट दिशा मिली। उनकी उसी साधना की स्मृति में यहाँ ये भव्य स्मारक बनाया गया है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे ये चट्टान अपने आप में अमेजिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इसी के थोड़ा पास में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक और विशाल चट्टान है, जिस पर महान तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर जी की 133 फीट ऊंची स्टैचू स्थापित है। ये स्टैचू इतनी खूबसूरत है कि यहाँ पर दूर से ही आपका ध्यान आकर्षित कर लेती है। पहले वहाँ पहुँचने के लिए फेरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पर समुद्र के ऊपर बना ये ग्लास ब्रिज इस एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। जब आप इस ट्रांसपेरेंट ब्रिज पर चलते हैं तो नीचे उठती हुई समुद्र की लहरें साफ दिखाई देती हैं। सच में ये एक यूनिक और मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। खास बात यह है कि यह समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। यही वजह है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी की पहचान बन चुका है। और आप यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद पास में ही स्थित कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर के लिए जा सकते हैं, जिसे लोग कन्याकुमारी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। यह विराजमान देवी अम्मन को माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। सुबह सुबह यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। दर्शन में करीब 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लगता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कन्या रूप धारण किया था ताकि वो दैत्य बाणानुसार का वध कर सके। बाद में उनका विवाह भगवान शिव से नहीं हो पाया और वह आजीवन कन्या स्वरूप में ही विराजमान रही। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा कन्याकुमारी। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद आप मंदिर के पीछे ही स्थित फेमस त्रिवेणी संगम के लिए जा सकते हैं, जहां हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक साथ मिलते हैं। यहाँ से खड़े होकर आप साफ देख सकते हैं कि तीनों समुद्रों के पानी का रंग हल्का हल्का अलग दिखाई देता है। उठती हुई विशाल लहरें और तीनों सागरों का मिलन इस नज़ारे को एकदम बेहद ही खूबसूरत बना देता है। सच में ये नज़ारा बयां करना बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, यहीं पास में सनराइज पॉइंट भी है, जहां बैठकर सूरज को समंदर से निकलते देखना एक यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है। और दोस्तों, उसके बाद त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास में ही स्थित महात्मा गांधी मंडपम मेमोरियल के लिए आप जा सकते हैं। ये मेमोरियल राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की स्मृति में बनाया गया है। गांधी जी ने 1925 और 1936 में कन्याकुमारी का दौरा किया था। 1948 में उनके निधन के बाद उनकी अस्थियों को देश के 12 अलग अलग स्थानों पर विसर्जित किया गया और कन्याकुमारी उन महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था और इसी जगह पर उनकी अस्थियां भी रखी गई। कहा जाता है कि अस्थियों को समुद्र में प्रवाहित करने से पहले जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनकी अस्थियों को इसी स्थान पर रखा गया था। बाद में उसी पवित्र स्थान पर यह भव्य मंडप बनवाया गया था ताकि लोग यहाँ आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। यहाँ आकर आपको काफ़ी शांति भी महसूस होगी और देश के इतिहास से जुड़ने का एहसास भी। फिर दोस्तों, आप शाम के समय वापस त्रिवेणी संगम के पास जा सकते हैं, जहाँ पर उसके पास में ही एक मार्केट भी है, जहाँ से आप अपने घर के लिए सामान खरीद कर ले जा सकते हैं। यहाँ पर से आप डेकोरेटिव आइटम्स और सीपियाँ भी खरीद सकते हैं और इस मार्केट में आपको मसालों की दुकानें भी दिखाई देंगी, जहाँ से आप मसाले भी खरीद कर ले जा सकते हैं। और उसके बाद अंधेरा होते ही यहाँ से आप इस लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहता है और इसी के साथ आपका डे 1 यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 में आप सबसे पहले शहर से 1 घंटे की दूरी पर पद्मनाभपुरम पैलेस के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आप स्कूटी रेंट पर भी लेकर घूम सकते हैं या फिर आप टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। स्कूटी आपको यहाँ पर 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिल जाती है एंड टैक्सी आपको यहाँ पर 1500 रुपये से 2000 रुपये तक में बुक हो जाती है। दोस्तों, ये पैलेस वर्ल्ड के टॉप 10 पैलेसेस में शामिल है। इस पैलेस को 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ एक ब्यूटीफुल सा पैलेस है। इस पैलेस के अंदर आपको सरस्वती माता जी का मंदिर, पीतल की लालटेन और कृष्ण भगवान जी की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगी।
और इस पैलेस की खास बात यह है कि ये पैलेस पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए और यहाँ पर आप अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद कन्याकुमारी के तिरुपति बालाजी टेम्पल में जा सकते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान वेंकटेश्वर जी को समर्पित एक खूबसूरत और शांत मंदिर है, जहां पर आपको तिरुपति मंदिर जैसा ही आध्यात्मिक माहौल महसूस होता है। भीड़ तो बिल्कुल ही कम होती है, जिस वजह से यहाँ पर आप आराम से दर्शन कर सकते हैं और सुकून से कुछ पल बिता सकते हैं और उसके बाद आप रामायण दर्शन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों कन्याकुमारी का रामायण दर्शन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको रामायण काल से जुड़ी झलकियाँ बेहद ही खूबसूरत तरीके से देखने को मिलती हैं। यहाँ भगवान श्री राम की कथा को मूर्तियों और प्रदर्शनों के माध्यम से दिखाया गया है। यहाँ आकर आपको भक्ति के साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसमें आने की टिकट 30 रुपये पर पर्सन की रहती है एंड टाइमिंग कुछ इस तरह से। और उसके बाद आप अगर कन्याकुमारी ट्रिप में थोड़ा नेचर और फ्रेशनेस ऐड करना चाहते हैं तो आप थिरुपरप्पु वाटरफॉल के लिए ज़रूर जा सकते हैं। ये खूबसूरत वाटरफॉल हरियाली के बीच से गिरता हुआ बेहद ही शानदार लगता है और यहाँ का माहौल काफ़ी पीसफुल और फ्रेशनेस फील देता है। यहाँ पर आप नीचे बने सेफ बाथिंग एरिया में पानी का मज़ा भी ले सकते हैं। खासकर मॉनसून के बाद इसका फ्लो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फैमिली या दोस्तों के साथ कुछ रिलैक्सिंग टाइम बिताने के लिए ये जगह परफेक्ट है। आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और दोस्तों उसके बाद आप शाम के समय अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट सनसेट्स में से एक देखने के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको व्यू टावर के लिए जाना होता है। इस टावर की एंट्री टिकट 10 रुपये पर पर्सन की रहती है और यहाँ से सनसेट के नज़ारे तो एकदम देखने लायक रहते हैं। सच में ये एक बेहद ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है और इसी के साथ आपकी ये ट्रिप भी यहीं पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड अगर बात करें कि कन्याकुमारी घूमने आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, तो दोस्तों आप अक्टूबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर आ सकते हैं। इस टाइम यहाँ आने का मौसम एकदम बढ़िया रहता है और आप यहाँ पर अच्छे से सभी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर बात करें कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में एक पर्सन का खर्चा 2500 रुपये से 3000 रुपये तक का आएगा। और दोस्तों इसमें मैंने सिर्फ आपके कन्याकुमारी पहुँचने के बाद के खर्चे को ही इंक्लूड किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कन्याकुमारी ट्रिप से जुड़ी हुई सभी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम वहाँ पर भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डिटेल में देते रहते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऐसी ही और वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।